अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका जो रिसर्च प्लान है उसे किस तरह से लिखा जाता है। तो ये चेकआउट करने से पहले कि जो रिसर्च प्लान है उसे किस तरह से लिखा जाता है या रिसर्च प्लान के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए। पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली रिसर्च प्लान हमारे पास है क्या। रिसर्च प्लान एक्चुअली आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अनलिस्ट करता है कि आपका रिसर्च पोटेंशियल क्या है। मीन्स कि आप अगर एमएस या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो उस प्रोग्राम के अंदर आप किस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे या आपकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है रिगार्डिंग दैट रिसर्च एरिया, वो कौन-सी है। मीन्स कि आप किस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने रिसर्च वर्क को कैरी आउट करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें कौन बताता है? ये हमें एक रिसर्च प्लान बताता है। सिंपल सी बात है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि 5 से 6 पेजेस का होता है जिसको आपने अपनी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होता है। और आप ये समझ लें कि एक जो अच्छा रिसर्च प्लान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि रिसर्च प्लान को किस तरह से लिखना है, हमें कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जिन्हें अपने माइंड में रखना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा जो रिसर्च प्लान है उसे लिख सकें। सबसे पहले तो जब कोई भी आपने रिसर्च प्लान लिखना है तो ऐसा नहीं करना कि जो रिसर्च प्लान का टॉपिक है वो आपने वो चूज़ करना है जिसके अंदर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आपका जानने वाला रिसर्च कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हर एक का अपना-अपना कुछ ना कुछ रिसर्च पोटेंशियल होता है और हर एक का अपना कोई ना कोई एक रिसर्च एरिया होता है, जो जिसके अंदर उसे इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर उसे एक्सपर्टीज़ होती है कि हाँ, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर मैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना चाहता हूँ। तो कोशिश करनी है किसी को देखकर अपना जो रिसर्च एरिया है, जो रिसर्च फ़ील्ड है, उसे चूज़ नहीं करना, बल्कि आपने अपने स्किल्स को चेक आउट करना है कि आप किस स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और कौन-सा ऐसा रिसर्च एरिया का टॉपिक है, जिसे आप वाक़ई एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ जब आप अपना एक एरिया स्पेसिफ़ाई कर लेंगे रिसर्च प्लान का, तो आपने कोशिश करनी है उस स्पेसिफ़िक रिसर्च एरिया जो है उससे रिलेटेड जितने भी पहले कोई रिसर्च पेपर हैं, ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिन लोगों ने भी लिखे हैं, उसको आपने रीड आउट करना है। इससे आपको फ़ायदा इतना होगा कि रिसर्च प्लान लिखने से पहले आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उन लोगों ने उस स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर किस तरह से रिसर्च की है और आप अब किस तरह से उस एरिया के अंदर रिसर्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कौन से सॉल्यूशंस को प्रपोज़ किया और आप किन सॉल्यूशंस के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ये एक कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं कि जब कभी भी आप एक रिसर्च प्लान को स्टार्ट करने लगें, तो इन 2 चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर लाज़मन रखना है। तो बात करते हैं कि रिसर्च प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक जो रिसर्च प्लान है एक्चुअली वो डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। अब इस सेक्शंस की तादाद कितनी होगी ये अब आपने खुद डिसाइड करना है। या वो स्कॉलरशिप जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर तो वो आपको खुद स्पेसिफ़ाई कर देते हैं कि आपका जो रिसर्च प्लान है वो इतने वर्ड्स का होना चाहिए या उसकी इतने पेजेस होने चाहिए, देन आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आपका जो एक रिसर्च प्लान है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। बट इन केस अगर आपको ये लिमिट नहीं दी जाती तो आपने अपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि एक जो रिसर्च प्लान है उसे कम से कम आपने 4 से 5 पेजेस के दरमियान ज़रूर लिखना है। ये एक इतना अच्छा रिसर्च प्लान होता है कि जो वाक़ई ही स्टूडेंट की सिलेक्शन के अंदर एक हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं कि कौन-कौन से सेक्शन रिसर्च प्लान के अंदर एक्चुअली होने चाहिए। तो जो सबसे पहले सेक्शन है वो ये कि आपने अपना बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन देना है। बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने बारे में भी कुछ बता सकते हैं और आपने जो प्रीवियस स्टडी की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एमएस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो बीएस में आपने क्या पढ़ा है और इस तरह अगर आप पीएचडी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो एमएस के अंदर आपने क्या पढ़ा है, आपका कौन-सा स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ थी उन प्रोग्राम के अंदर, आपने उनके बारे में मेंशन करना है बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर। अगर बात की जाए रिसर्च प्लान के सेकंड सेक्शन की तो वो बेसिकली हमारे पास रिसर्च इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना बल्कि आप जिस स्पेसिफिक एरिया के अंदर रिसर्च करने जा रहे हैं, उस स्पेसिफिक एरिया का इंट्रोडक्शन देना है। मीन्स कि आपने ये बताना है कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, आप किस फील्ड में काम करने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड आपका जो रिसर्च थीम है कि किस चीज़ पे आप काम करने जा रहे हैं, वो इस रिसर्च इंट्रोडक्शन के सेक्शन में होगा और
क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप वो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, किस जगह पर वो प्रॉब्लम फेस की जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर मेंशन करनी पड़ती हैं विद रिसर्च थीम। जो सेक्शन 3 होता है यूजुअली जो रिसर्च प्लान का, उसके अंदर हम हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम को। मीन्स कि वो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? कौन लोग हैं जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा तो उन लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से। ये चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं प्रॉब्लम की हाइलाइट सेक्शन के अंदर। और हमें ये भी बताना पड़ता है कि अगर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप किस तरह से एक अच्छी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उस प्रॉब्लम की, एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल जिन्होंने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम की प्रोवाइड कर दी हुई है। तो जितना अच्छा आपका उस रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर हाइलाइट करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बिकॉज़ एक जो रिसर्च प्लान होता है उसकी जो मेन या कोर फंडामेंटल चीज़ होती है वो यही होती है कि आप जो रिसर्च प्लान करने जा रहे हैं, जो रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है आप उसे किस तरह से एड्रेस करेंगे। ये मेन कंसर्न होता है किसी भी स्कॉलरशिप के रिसर्च प्लान का। इनसाइड द फोर्थ सेक्शन ऑफ रिसर्च प्लान आपको ये बताना पड़ता है कि आप किस स्पेसिफिक मेथड के थ्रू रिसर्च प्लान को कंडक्ट करने जा रहे हैं। मीन्स कि आपने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को वहाँ पर हाईलाइट करना होता है। आप ये बताते हैं कि लोगों ने जो पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड की इस प्रॉब्लम की, उन्होंने कौन-सी रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ किया, और अब जो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उसी सेम प्रॉब्लम का, तो मैं कौन-सी रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करूँगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो वाक़ई ही यूनिक हो, और रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो यूनिक नहीं भी है, तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी उन लोगों से किस तरह से डिफरेंट है जो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो देखा जाए तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रिसर्च प्लान के डॉक्यूमेंट के अंदर। बिकॉज़ जो जितनी अच्छी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, प्रोफ़ेसर जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वो उन स्टूडेंट को ज़्यादा सेलेक्ट करने के फ़ेवर में होती हैं कि जिनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ी यूनिक होती है और कुछ एडवांस चीज़ों को अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेंशन करते हैं। तो कोशिश करना है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है आपकी, उसको आपने वाइज़ली चूज़ करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी नहीं उठा लेनी कि जिसमें ऑलरेडी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी जो चांस ऑफ सिलेक्शन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, वो थोड़े कम हो जाएँ। 5th सेक्शन में आपने क्या करना होता है कि अब आपने कंपेयर करना होता है सॉल्यूशंस को और मेथोडोलॉजीज़ को। इस सेक्शन में आपने ये बताना होता है कि जो प्रॉब्लम अब आप एड्रेस करने जा रहे हैं, अगर तो उसका मार्केट में पहले से सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, किस लेवल तक है और कितना अच्छा सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन की मेथोडोलॉजी क्या है। फिर आपने इसी के साथ-साथ ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि मैं अब उस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, तो वो जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उससे किस तरह से बेटर है, ये कितना इफ़ेक्टिव है, और जो मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो कितनी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि ऑलरेडी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की गई है। इन शॉर्ट आपने कंपैरिज़न प्रोवाइड करना होता है जो ऑलरेडी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, और अब आप जो करना चाहते हैं, इन 2 चीज़ों के दरमियान आपको कंपैरिज़न प्रोवाइड करना होता है रिसर्च प्लान के अंदर। अगर बात की जाए 6th सेक्शन की, तो ये वो सेक्शन होता है कि जहाँ पर आकर हमारा रिसर्च प्लान जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब आ जाता है। ये सेक्शन एक्चुअली कंक्लूजन का होता है। अब आपने जितनी भी बातें ऊपर सारी मेंशन की होंगी जितने भी पैराग्राफ के अंदर, आपने उन बातों की एक समरी, एक प्रिसाइज़ सा कंटेंट, एक प्रिसाइज़ सी समरी जो है वो इस सेक्शन के अंदर मेंशन करनी होती है। कंक्लूजन के अंदर सिंपली आप चीज़ों को एक जिसे कहते हैं एक सिंपल फॉर्म में और एक शॉर्ट फॉर्मेट में मेंशन करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी ये होगी और इससे बेनिफिट ये होगा, मेरी सॉल्यूशन कितनी इफ़ेक्टिव होगी। इन शॉर्ट एक छोटा-सा पैराग्राफ या 1 डेढ़ पैराग्राफ जिसके अंदर आप अपना जो प्रीवियस सारा रिसर्च प्लान जो आप मेंशन करके आ रहे हैं, उसकी एक प्रिसाइज़ सी और एक कंसाइज़ सी समरी को आपने कंक्लूजन सेक्शन के अंदर प्रेज़ेंट करना होता है। अगर बात की जाए 7th सेक्शन की, तो ये सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसकी रीज़न ये है कि ये सेक्शन एक्चुअली आपके रिसर्च प्लान की हेडिंग से रिलेटेड है। आपने इस सेक्शन की जो हेडिंग देनी होती है, उसको हेडिंग को आपने लिखना होता है रिसर्च प्लान, और अब इस सेक्शन के अंदर आपने ये बताना होता है कि मैं जब एक यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा, तो मेरा रिसर्च प्लान का जो प्रोसीजर है, यानी कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उस रिसर्च प्लान को कंडक्ट करने के अंदर। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपने एक चार्ट सा बनाना होता है या एक फ्लो चार्ट बनाना होता है कि मेरा यूनिवर्सिटी में अराइवल कब होगा, मैं यूनिवर्सिटी फिर जॉइन किस दिन करूँगा, मैं लैब के अंदर इंट्रोडक्शन कब होगा, किस दिन मैं लैब के अंदर अपना रिसर्च वर्क को कैरी आउट करूँगा, कौन सी सॉल्यूशन पे किस टाइम पे काम करूँगा और कब जाकर मेरा रिसर्च प्लान कंप्लीट होगा और मैं एक रिसर्च पेपर को सबमिट करवाऊँगा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का एक ग्राफ बना लेना, एक टेबल बना लेना और मेंशन करते जाना कि किस सेमेस्टर में या किस ईयर में हम क्या काम करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपने रिसर्च प्लान के सेक्शन के अंदर मेंशन करना होता है, और एक्चुअली ये सेक्शन अगर ना हो तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये सेक्शन हो, सिलेक्टर या रिक्रूटर होते हैं उन पर एक अच्छा इफ़ेक्ट जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो वाक़ई एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में आ रहा है और अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके आ रहा है और इसे ये पता है कि किस टाइम पर क्या करना है। तो ये चीज़ उन रिक्रूटर के ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट डालेगी, जो कि हेल्पफुल होगी आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के अंदर। एट द लास्ट अगर बात की जाए लास्ट सेक्शन की रिसर्च प्लान की, तो वो बेसिकली रेफ़रेंस पर बेस्ड होता है। आपको हेडिंग देनी होती है रेफ़रेंस की, और रेफ़रेंस के अंदर आपने सिंपली ये बताना होता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, अगर किसी और पर्सन ने वो काम किया है, तो किस रिसर्च आर्टिकल के अंदर या किस रिसर्च पेपर के अंदर वो काम मेंशन है, आपने उन पेपर्स को सिंपली यहाँ पर साइट करना होता है। मीन्स कि आपको ये बताना होता है कि रिसर्च पेपर का नेम क्या है, उनके ऑथर्स कौन है, कब पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ, बारी-बारी करके जितने रिसर्च पेपर हो सकते हैं आपके काम से रिलेटेड, आपने उन सबको यहाँ पर साइट करना होता है। और कोशिश करें 5 या 6 से ज़्यादा ऐसे रिसर्च पेपर आप यहाँ पर साइट करें या मेंशन करें, जो कि आपके काम से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो रिसर्च प्लान लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई बात है जो आपने खुद अपने से नहीं लिखी, बल्कि किसी रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर से ली है, और वो बात ऐसी है कि आप उसे चेंज नहीं करना चाहते या एज़ इट इज़ मेंशन करना चाहते हैं, तो उस केस में भी जो रेफ़रेंसेस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। आप सिंपली जो भी बात किसी रिसर्च पेपर से या आर्टिकल से कॉपी करते हैं, उसके आगे नंबरिंग देते जाएँ और नीचे जो रेफ़रेंसेस हैं वहाँ पर भी नंबरिंग देते जाएँ। इससे ये पता चलेगा कि कौन से जो नंबरिंग है उसके अगेंस्ट वो जो चीज़ है किस रिसर्च पेपर से उठाई गई है, वो रेफ़रेंसेस की नंबरिंग से हमें पता चलता जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि हम किस तरह से एक रिसर्च प्लान को लिख सकते हैं। आई होप कि मैं आपको कम टाइम के अंदर प्रॉपर्ली क्लियर कर पाया कि एक्चुअली रिसर्च प्लान होता क्या है और कौन सी टिप्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना पड़ेगा, और एक जो एक अच्छा रिसर्च प्लान होता है उसके कौन-कौन से सेक्शंस हैं जिनको हमें रिसर्च प्लान के अंदर मेंशन करना या लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्लान बनाया जा सके। सो आई होप कि अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा रिसर्च प्लान के बारे में। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं डेफ़िनेटली आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।